Assalamu alaikum to everyone. Welcome to all of you in my channel Smart Study System. In this video, we are going to study Middle English Age, and it is the third part of the series History of English Literature. Dear friends, if you did not watch its first and second part, then I recommend you to watch its first, because it is a chain-wise series. If you haven't any idea about its background, then it will be very difficult for all of you to understand it. And the most important thing, if you are making the preparation of government job of English lecturer, then it is the best video for all of you. I made this video with the help of various books and great scholars. So watch this video till end. So without wasting any further time, we start the lecture. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एंग्लो सैक्सन एज की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं. फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन एज में हमने पढ़ा एक बहुत बड़ा कबीला माइग्रेट करके एक जगह पे आके रहने लग गया, जिसको आज हम इंग्लैंड के नाम से याद करते हैं. ये लोग कैल्ट्स कहलाते थे और इनको ब्राइथन भी कहा जाता था. तो कुछ अर्सा यहाँ जब उन्होंने हुकूमत की तो यहाँ पर रोम ने अटैक कर दिया और कुछ अर्सा रोम यहाँ पर हुकूमत करता रहा. लेकिन जब रोम के अपने कंट्री में विसिगोथ नाम की एक कौम ने अटैक किया तो रोम को मजबूरन वापस अपने कंट्री में जाना पड़ा. अभी कुछ ही अर्सा गुजरा था तो पिक्ट्स और स्काउट्स नाम की दो कौमों ने यहाँ पर अटैक किया, जिनसे बचने के लिए कैल्ट्स ने 3 ट्राइब्स को बुलाया ताकि वो आके इनकी हेल्प करें, जो कि थे एंजल, सैक्सन्स और ज्यूट्स, जिनको आज हम एंग्लो सैक्सन के नाम से याद करते हैं. और फिर एंग्लो सैक्सन की फाइट हुई जिसमें एंग्लो सैक्सन को फतह हासिल हुई और फिर एंग्लो सैक्सन ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया. फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हुकूमत की और उसके बाद फिर होता आपका वाइकिंग इन्वेजन, जिसके अंदर वाइकिंग नाम की कौम ने एंग्लो सैक्सन में हमला किया, जिसको बड़ी बहादुरी के साथ एंग्लो सैक्सन ने शिकस्त दी. और उसके 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही यहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, जिसके अंदर एंग्लो सैक्सन को शिकस्त हुई. यहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का आगाज़ हो गया. तो फ्रेंड्स, हमारा आज का लेक्चर भी यहीं से स्टार्ट होता है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पे. तो फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन का हाथ में तब होता है जब आपका यहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 पे. इसके बाद फिर आपका एक नया दौर, एक नया पीरियड स्टार्ट हुआ, जिसको आज हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से याद करते हैं और एंग्लो नॉर्मन भी कहा जाता है इनको. फ्रेंड्स, इसका दौरानिया था 1066 से लेके 1550 तक, यानी कि ये 11वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक ये दौर चला. इसका अख्ताम हुआ रेनेसांस के शुरुआत तक, यानी कि ये जो दौर है ये रेनेसांस तक चलता रहा. फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं आपके इंट्रोडक्शन अबाउट नॉर्मन्स. हम पहले थोड़ा सा नॉर्मन्स के बारे में जान लेते हैं कि नॉर्मन्स थे कौन और ये कहाँ से आए. इसके लिए हमें थोड़ा पास में जाकर स्टडी करना होगा. नॉर्मन्स बेसिकली पायरेट्स थे, यानी कि ये बहरी कज़ाक या समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे, आप कुछ भी इस तरह का कह सकते हैं. इंग्लैंड पर हुकूमत करने से पहले इन्होंने फ्रांस पर अटैक किया और फ्रांस की हुकूमत ने बगैर इनसे फाइट किए इनको कुछ एरियाज दे दिए और ये यहाँ पर रहने लगे. फिर इन लोगों ने जिस जगह पर अपना क्याम किया उस जगह को आज हम नॉर्मेंडी के नाम से याद करते हैं. और ये जो वर्ड नॉर्मन्स है ये इसी से डिराइव किया हुआ है. बाज़ लोग इनको नॉर्थ मैन के नाम से भी याद करते थे. इस फ्रांस की नॉर्थ की साइड पर ये जगह थी नॉर्मेंडी. फ्रेंड्स, इन लोगों ने यहाँ पर आके रहना शुरू कर दिया, फ्रेंच वुमेन से शादी की और यहीं इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी. और ये लोग बहुत हद तक सिविलाइज भी हो चुके थे, लेकिन जो जंग करने का शौक, जज्बा, जुनून इनके अंदर था वो अभी भी बाकी था. और आखिरकार इन्होंने क्या किया, इस जगह इनका जो सरदार था ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, इसका नाम था विलियम द कॉन्करर, उसने क्या किया, उसने हमला किया इंग्लैंड के ऊपर और उनको शिकस्त भी दी. और इंग्लैंड का उस वक्त बादशाह था हैरोल्ड गॉडविंसन, जिसको उस दौर में शिकस्त हुई. और इस बैटल को हम बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से याद करते हैं. और फ्रेंड्स, यहीं से आपकी मिडिल एज स्टार्ट होती है. फ्रेंड्स, हम मिडिल एजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके सामने है. सबसे पहले आपके आते हैं बिफोर चौसर, जो कि 1066 से 1300 तक चलता रहा. उसके बाद आपका दौर आता है एज ऑफ चौसर, जो कि 1300 से 1400 तक चलता रहा. और लास्ट में आपका आता है आफ्टर द चौसर, यानी कि चौसर की वफात के बाद का जो दौर है वो 1400 से 1550 तक चलता रहा, यानी कि रेनेसांस तक ये चलता रहा. और फ्रेंड्स, अब ये सवाल पैदा होता है कि इस दौर को मिडिल इंग्लिश के नाम से याद क्यों किया जाता है, यानी कि इसका नाम मिडिल इंग्लिश ही क्यों है. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो फ्रेंच पीपल थे, जो नॉर्मन थे, जब इन्होंने इंग्लैंड में अटैक किया तो ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए थे. और यहाँ पर इंग्लैंड में जो जुबान बोली जा रही थी वो थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज. और अब जितनी भी रूलिंग क्लास थी, जितने भी किंग्स, क्वींस, नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स, ये तमाम फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. और जितनी भी जो पुअर क्लास थी वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बोलती थी. और अब इनका आपस में कम्युनिकेशन करना नहायत ही मुश्किल था. जिस तरह फ्रेंच पीपल के लिए ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना मुश्किल था, और उसी तरह इंग्लैंड के लिए भी फ्रेंच लैंग्वेज सीखना बहुत ही मुश्किल था. लिहाजा इन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज को तश्कील दिया जिसका नाम रखा गया मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर बहुत से वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज से लिए गए और बहुत से वर्ड ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए. और ये एक मिडिल लैंग्वेज बन गई जो कि कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ईजी थी. और इस लैंग्वेज ने एज अ ब्रिज का काम किया दोनों लैंग्वेज के दरमियान में. तो उस दौर में एट अ टाइम 3 लैंग्वेजेस बोली जा रही थी. जितनी भी रूलिंग क्लास थी वो बोलती थी फ्रेंच लैंग्वेज, जितनी भी पुअर क्लास थी, लेबर क्लास थी, वो बोलती थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, और जो इनके दरमियान में थे, जो के कुछ पढ़े लिखे भी थे, वो बोल रहे थे उस वक्त मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज.
फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे बड़े सगीर के अंदर जब मुगलिया सल्तनत का दौर था तो मुगल बादशाह फारसी ज़बान बोला करते थे और इस एरिया के अंदर जो लोग थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। अब बादशाह और आम राया के दरमियान जिस लैंग्वेज को तश्कील दिया गया उसका नाम था उर्दू लैंग्वेज, जिसको लश्करी ज़बान भी कहा जाता है, जो कि कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर थी। तो सेम सेंस यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की भी है। फ्रेंड्स उसके बाद बात करते हैं मैग्ना कार्टा की, जो कि 1215 में लिखा गया, जो कि उस दौर की पहली तहरीरी दस्तावेज थी। अब आइए पहले इसके बारे में जानते हैं कि इसको लिखने की क्या ज़रूरत पेश आई। फ्रेंड्स उस दौर में एक बादशाह था जिसका नाम था किंग जॉन, जो कि बहुत ही जालिम था। उसने अपनी बीवी और अपने भतीजे को खुद ही कत्ल करवा दिया और वो लोग जो उसके मुखालफ थे उसको भूखा रख के उसने मरवा दिया और हर वो इंसान जो इसकी मुखालफत करता ये उसको भी मरवा देता। और उस दौर की राया इससे बहुत ही तंग थी। ये लोगों से बहुत भारी टैक्स लेता ताकि अपनी लाइफ को मैक्सिमम लग्जरीज के साथ गुजार सके। और आखिरकार तंग आके उस दौर के जो लॉर्ड्स थे, जिनको हम बैरन भी कहते हैं, वो किंग जॉन के पास गए और इन्होंने जाके उसको समझाया कि तुम्हें एक प्रॉपर तरीके से हुकूमत करनी होगी, लोगों को उनके हकूक देने होंगे। शुरू में तो किंग जॉन ने इस बात को माना, क्योंकि किंग इस बात को समझ चुका था कि वो अकेला और लॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो इनकी बात नहीं मानता तो इस तरह इसकी हुकूमत में बगावत होने के चांसेस हैं। लिहाजा एक पेपर लिखा गया जिसके अंदर लोगों को उनके हकूक देने की बात की गई और वहाँ पर किंग जॉन के दस्तखत भी करवाए गए, जिसको आज हम मैग्ना कार्टा के नाम से याद करते हैं। और ये मैग्ना कार्टा बाद में इनके लॉज के अंदर शामिल हो गया। फ्रेंड्स इसके बाद बात की जाती है पोइट्री ऑफ दैट टाइम। फ्रेंड्स पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंग्लो सैक्सन एज के अंदर जो ज़्यादा जो पोइट्री थी वो पढ़ी जाती थी क्रिश्चियनिटी के ऊपर, यानी कि पोइट्री का सारा दारोमदार क्रिश्चियनिटी के ऊपर था। उसकी रीज़न ये थी कि उस दौर के अंदर सेंट ऑगस्टाइन ने क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फैलने लगी और जितनी भी पोइट्री थी वो सारी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस करती थी। लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड में ऐसा नहीं था। मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो ज़्यादा पोइट्री थी वो वॉर्स और रोमांस के ऊपर लिखी जाती थी। फ्रेंड्स ये रोमांस हीरो हीरोइन में बेस नहीं करता, बल्कि ये रोमांस है एक वॉरियर का अपने कंट्री के साथ, कि कैसे एक सोल्जर अपने घर से दूर रहकर अपने मुल्क की हिफाजत करता है। तो जो इसके ऊपर पोइट्री लिखी जाती थी उसको हम बोलते थे रोमांस पोइट्री। फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं बुक्स वर एक्सपेंसिव, यानी कि उस दौर में जो बुक्स थी वो बहुत ही महंगी थी। उसकी रीज़न ये थी कि उस दौर में कोई प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, तो जो बुक का ऑथर होता था वो खुद ही अपनी बुक्स को अपने हैंड से लिखता और या अब कुछ लोगों को हायर कर लेता बुक्स लिखने के लिए। तो इस वजह से एक वक्त में बहुत ज़्यादा बुक्स तो नहीं लिखी जा सकती थी, तो जिस वजह से बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी। लेकिन विलियम कैक्सटन नाम के एक ऑथर ने प्रिंटिंग डिवाइस को मुतारफ़ करवाया। इसने खुद भी कुछ पोइम्स लिखी, लेकिन उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। जो इसका पॉपुलर वर्क था वो इसका प्रिंटिंग डिवाइस को मुतारफ़ कराना था। फ्रेंड्स इसके बाद बात की जाती है ऑथर्स कम लंदन फॉर राइटिंग, क्योंकि जो उस दौर के जितने भी ऑथर्स थे वो लंदन ज़रूर आया करते थे राइटिंग करने के लिए। फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो लाहौर में जाएगा तैयारी करने के लिए, और अगर इंडिया के अंदर अगर किसी ने तैयारी करनी है तो वो दिल्ली जाएगा। तो सेम सेंस अगर उस दौर में किसी को राइटिंग के ऊपर काम करना होता था तो उसका लंदन में आना बहुत ही ज़रूरी था। हमारे जितने भी फेमस ऑथर्स हैं ऐसा कोई भी नहीं है जो लंदन ना जा चुका हो या लंदन ना रह के आया हो। फ्रेंड्स उसके बाद बात की जाती है कि उस दौर में दो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया, जिनके नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि 1209 और 1167 पे कायम की गई। फ्रेंड्स ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस ईयर एस्टैब्लिश की गई, लिहाजा आप इनकी डेट्स अच्छे से याद कर लें। फ्रेंड उसके बाद बात की जाती है 12th सेंचुरी की। इनके 12th सेंचुरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्क लिखा गया था वो था ऑर्गुलम बाय ऑर्म, यानी कि ये एक बुक थी जो कि बाइबल की इंटरप्रिटेशन से मुराद है एक्सप्लेनेशन, यानी कि बाइबल की एक्सप्लेनेशन के ऊपर लिखी गई, या आप ये कह सकते हैं कि ये बाइबल की थीम के ऊपर लिखी गई है। फ्रेंड्स जितने भी रिलीजियस बुक हैं वो अगर मुस्लिम्स की होली कुरान ले लें, हिंदूज़ की आप भगवत गीता ले लें, या आप सिखिज्म के अंदर जो बुक है ग्रंथ साहिब आप वो ले लें, इन तमाम बुक्स को एक कॉमन पर्सन के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है। और एक सबसे बड़ी बात, ये बुक्स अपनी एक डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर होती हैं जिनको एक ऑर्डिनरी पर्सन इजीली नहीं पढ़ सकता, ये समझ नहीं सकता। लिहाजा उस दौर के अंदर ये एक बहुत ही अहम काम था जो कि बाइबल की इंटरप्रिटेशन की गई, ताकि जो कॉमन पर्सन है वो भी बाइबल को पढ़ सके और समझ सके। फ्रेंड्स उसके बाद बात की जाती है इस बुक के अंदर फर्स्ट टाइम पोएटिक मीटर इस्तेमाल किया गया, जो इससे पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। और उस दौर का जो दूसरा सबसे फेमस वर्क था वो था ओल एंड द नाइटिंगेल, यानी ये पोएम है जो कि ओल और नाइटिंगेल के बीच में गुफ्तगू हो रही है और जिसको एक नरेटर सुन रहा है और बाद में अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा है। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं डिबेट पोएट्री, जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई गई। तो फ्रेंड्स ये दो वर्क थे जो उस दौर के सबसे ज़्यादा फेमस और पॉपुलर वर्क थे। अगर बात की जाती है 13th सेंचुरी की, तो 13th सेंचुरी के अंदर सबसे फेमस वर्क है लायमंस ब्रड। फ्रेंड्स लायमंस ब्रड एक हिस्ट्रियोग्राफी है जिसके अंदर जो इंग्लैंड की हिस्ट्री है उसको एक पोएम की शक्ल में बयान किया गया है और इसको 1205 में लिखा गया। तो इसको पढ़ के आप इंग्लैंड की हिस्ट्री को अच्छे से जान सकते हैं।
और उसके बाद का जो वर्क है वो है रोमन डे ला रासा, जो कि एक फ्रेंच वर्क है जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं रोमांस ऑफ द रोज। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस दौर के अंदर दो तरह की पोइट्रीज लिखी जा रही थी, एक वार और दूसरी रोमांस। तो ये रोमन डे ला रासा ये एक फ्रेंच पोएम है, यानी कि एक रोमांस के ऊपर बेस करती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो फ्रेंच वर्क है इसको हम फाउंडेशन ऑफ रोमांस कहेंगे, यानी कि इस पोएम से रोमांस की फाउंडेशन रखी गई, बुनियाद रखी गई। और उसके बाद एक बहुत फेमस वर्क है जो कि है रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्र्यून का। फ्रेंड्स, ये वो ऑथर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का ट्रेंड पेश किया। इससे पहले कभी भी कोई ऑथर अपने बारे में इतना ओपनली नहीं लिखता था, और इवन के ऑथर्स तो अपने वर्क के बाद, अपनी पोएम्स के बाद नीचे अपना नाम लिखना भी पसंद नहीं करते थे। तो ये वो पहले ऑथर थे जिन्होंने इस काम को इंट्रोड्यूस कराया, और यही वजह है कि इससे पहले जो पोएम्स लिखी जाती थी उनके ऑथर्स का हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ऑथर्स अपने नाम को लिखना पसंद नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बात की जाती है 14th सेंचुरी की। फ्रेंड्स, अब हम ग्रेजुअली जेफरी चौसर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और अगर 14th सेंचुरी की बात की जाए तो 14th सेंचुरी के अंदर जो सबसे आपका फेमस वर्क है वो है एलिटरेटिव रिवाइवल, जो कि 1350 से 1500 तक चलता रहा। फ्रेंड्स, पहले आपको ये समझना होगा कि एलिटरेटिव होता क्या है। फ्रेंड्स, एलिटरेटिव वर्ड निकला हुआ है एलिट्रेशन से। फ्रेंड्स, अगर आप एलिट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो फिगर ऑफ स्पीच दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस की हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर कंपिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली लेक्चरशिप के एग्जाम्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, एलिट्रेशन होता है जैसे कि रेपिटेशन ऑफ साउंड्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड्स को बेस करती हैं। जैसे कि एक वर्ड है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो इन तीनों वर्ड्स के अंदर डी साउंड्स आया है, तो इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो पहले जो वर्क्स लिखे जाते थे वो एलिट्रेशन के ऊपर बेस करते थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज की। अब आपके दिल में शायद ये बात आए कि रिवाइवल का मतलब तो होता है किसी पुरानी चीज़ का दोबारा नए तरीके से शुरू किया जाना। तो फ्रेंड्स, एलिट्रेशन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ी जाती थी, लेकिन इस मिडिल इंग्लिश के अंदर दोबारा फिर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, दोबारा फिर ये यूज़ होना शुरू हो गई। और फ्रेंड्स, इस दौर के अंदर बस एक यही इंपॉर्टेंट वर्क था। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका आज के लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है, जिसके अंदर हमने बिफोर चौसर को पढ़ा। फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की 3rd वीडियो है, लेकिन ये मिडिल इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट है, और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एज ऑफ चौसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मिडिल इंग्लिश के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एज ऑफ चौसर ही है, लेकिन इसका पता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम में किसी भी जगह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एज ऑफ चौसर। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इजाजत दें, खुश रहें, खुश रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, कमेंट्स करें अपने कीमती आइडियाज़, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।